Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 नवंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नंदयाल वैली को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड और कौन सी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अगर आप लोगों को ये जो घड़ियाल्स क्रोकोडाइल है ये इनको इनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक बेस्ट जगह होगी विजिट करने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा गया, अगर हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करें क्वेश्चन के अंदर तो घड़ियाल का एक नेचुरल हैबिटेट पूछा गया है। देखो घड़ियाल के बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट हैं लेकिन इसमें से एक नेचुरल हैबिटेट इन ऑप्शंस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है भितरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन बी है चंबल रिवर, ऑप्शन सी है पुलिकट लेक, ऑप्शन डी है डीपर बील। तो सही आंसर सर्च करो और नीचे कमेंट सेक्शन में दो। आई होप सभी लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होगा अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले वाला डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखा है तो, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसी के बारे में डिस्कशन किया था और जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन देखा मैं इसको एबल था सॉल्व करने के लिए, और क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है अभी लगभग 6-7 दिन पहले, तो आई होप आप लोग भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे भी प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अभी इस आर्टिकल के अंदर देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ क्योंकि एक फ्रंट पेज पर आर्टिकल है तो आपको एक छोटा सा आइडिया होना भी चाहिए। लखीमपुर खेरी वायलेंस के बारे में चर्चा की गई है। हमने देखा लखीमपुर खेरी के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था अक्टूबर के महीने के अंदर, मैंने कई बार इस इंसिडेंट के बारे में कवर किया, जहां पर बोला जाता है एक बीजेपी के एमपी हैं अजय कुमार मिश्रा, इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स को एक तरीके से काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे फार्मर्स के ऊपर इन्होंने ट्रक भी चलाया, प्लस यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स की इस इंसिडेंट के अंदर डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे इन जो फार्म बिल्स है इनके अगेंस्ट में, तो उसी दौरान ये सारा इंसिडेंट देखने को मिला है। लेकिन अभी क्या है ना, ये जो वायलेंस है इसके प्रति अभी कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल नहीं पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी वेडनेसडे में, मतलब कल के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपॉइंट किया है कुछ लोगों को, जैसे कि यहाँ पर एक है फॉर्मर पंजाब के और हरियाणा के हाई कोर्ट जज हैं, इनको अपॉइंट किया है, प्लस और भी बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी को भी बनाया है, एसआईटी मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब ये जो टीम है बेसिकली इसके अंदर 3 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मतलब कि क्या है, पूरी तैयारी की जा रही है कि इस वायलेंस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि आखिरकार ये वायलेंस हुआ क्या था, इसके पीछे के कारण क्या थे, प्लस यहाँ पर एग्जैक्टली किसने ये काम किया है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये वायलेंस हुआ है उसके बाद देखो रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि इन सब वायलेंस के अंदर यही हुआ था, अजय कुमार मिश्रा ने ये काम किया है। लेकिन यहाँ पर पूरी बचाया जा रहा है अजय कुमार मिश्रा को, बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि नहीं अजय कुमार मिश्रा ने काम नहीं किया है। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें ना जो चल रही हैं लगातार, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लगातार न्यूज़पेपर में इस प्रकार के आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या है, अभी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। बाकी आप लोग यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मे भी मुझे जब तक ध्यान है हम लोगों ने इस आर्टिकल को लगभग 14 या 15 जून के आसपास डिस्कस किया था। जून के बाद यहाँ पर यह वापस से अब नवंबर के टाइम पर आया है। कौन सा, एक केस है
किनका केस है? कुलभूषण जाधव जी का। आपको मालूम होगा, काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले साल काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा था। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं पता है तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो अभी क्या है कि जो कुलभूषण जाधव जी हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नया लॉ लाया गया। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वेडनेसडे में, मतलब कल के दिन ही, एक नए लॉ को इनेक्ट किया है। अब उस नए लॉ की वजह से जो कुलभूषण जाधव जी हैं, इनके पास राइट आ जाएगा कि एक रिव्यू फाइल को अपील कर सकते हैं कि जो इनके अगेंस्ट में केस को दर्ज किया गया है पाकिस्तान के थ्रू, उसको एक बार रिव्यू किया जाए। अब यहाँ पर आपका हो गया कुलभूषण जाधव कौन है? देखो, इंडियन पर्सन है, ठीक है, इंडिया के ही व्यक्ति हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के आर्मी के थ्रू, और पाकिस्तान ने यहाँ पर इनको मौत की सज़ा भी सुना दी थी, ठीक है। फिर ये केस इंडिया ने आईसीजे में पहुँचाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुँचाया। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई है। पाकिस्तान को बोला है कि भाई एक बार रिव्यू करो, जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने मौत की सज़ा सुनाई है, उस पर आपको एक बार रिव्यू करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी मामला रुका पड़ा है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक और लॉ आ चुका है। लॉ के बारे में प्रॉपरली कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या है कि अब ये लॉ की वजह से जो हमारे कुलभूषण जाधव जी हैं, यहाँ पर इनके पास राइट मिल जाएगा एक की एक रिव्यू फाइल कर सकते हैं अपने अगेंस्ट में, जो भी मतलब इनके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ है, ठीक है। अब ये केस यहाँ पर 2017 से लगातार चल रहा है, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था? अप्रैल 2017 के आसपास की बात है। कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट किया था। कहाँ से? ईरान के बॉर्डर के पास से, ठीक है। और आपको मालूम होगा, अगर हम मैप देखें तो जैसे कि इस प्रकार से आप देख पाओगे, यहाँ पर इंडिया, मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रफ वर्क बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये मैप देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ये इंडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इधर आपको यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के इधर से, नीचे वाले हिस्से से आपको इधर की साइड ये इस प्रकार से ये ईरान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इसी बॉर्डर वाले एरिया की बात हो रही है। इधर ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया। तो इसी वाले बॉर्डर की एरिया हो रही है, बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि जो कुलभूषण जाधव जी हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर ईरान के पास में, इस बॉर्डर के पास में पाए गए। और पाकिस्तान ने जब इनको अरेस्ट किया, पाकिस्तान यहाँ पर बोलता है कि ये जासूसी कर रहे थे, ठीक है। तो एस्पियोनेज के केस में यहाँ पर इनको पकड़ा गया है, पाकिस्तान ऐसा बोलता है। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने जब इनको पकड़ा तो उसके बाद इनको क्या करा? मौत की सज़ा सुना दी, ठीक है। ये आप देख पाओगे, यहाँ पर मेंशन्ड है। देन उसके बाद इंडिया ने जैसी ये चीज़ें पता चली तो भारत ने इस मुद्दे को आईसीजे में पहुंचाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्योंकि हम लोग ऐसे कैसे होने देते? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जैसे ये मुद्दा पहुंचा तो आईसीजे ने यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक स्टेप उठाया और बोला है कि भाई जो भी आपका मामला है, जो भी आपने ये सज़ा सुनाई है ना, इसको एक बार रिव्यू कर लो, ठीक है। और क्या आपके पास एविडेंसेस है, वो एविडेंसेस बाहर निकाल के लाओ, ठीक है। एविडेंसेस में कुछ पक्के ठोस एविडेंस अभी पाकिस्तान के पास अभी तक कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल हाल ही में डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान बोल रहा है हमारे पास एक, इनके पास जाली सा पासपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर एक प्रॉपर एविडेंस के तौर में आता नहीं है। इसके ऊपर आर्टिकल आ चुके हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई भी प्रॉपर एविडेंस ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर कुलभूषण जाधव जी को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आएँ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर समझाया गया, मैंने आपको पूरा केस बता दिया है। और इस केस को थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना है तो टेलीग्राम पर मैंने कुछ पिक्चर शेयर कर रखी है कुछ टाइमलाइन के साथ में, अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यही है कुलभूषण जाधव, ठीक है। इनके बारे में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो अगर हम बात करें तो इनका टाइमलाइन देखो, 2016 से इस केस की स्टार्टिंग हो गई थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 3, 2016 में। देन उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने इन्फॉर्म किया भारत को कि हाँ भाई हमने जाधव जी को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि ये जासूसी कर रहे थे, ऐसा इनके थ्रू कहना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी जासूसी वगैरह का कोई आप कह सकते हो नहीं की गई है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। इंडिया के थ्रू यही बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि केस आगे चलता रहा, अलग अलग टाइमलाइंस दी गई हैं जो कि आपसे कहीं पर भी एग्जाम में तो पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन जो केस मोटा मोटा है जिसके बारे में पता होना चाहिए वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के अंदर, जैसे मैंने आपको 2-4 बार बताया है कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो पूरा मुद्दा है आईसीजे में पहुंचा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में 2-4 बातें जान लो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो आपको मालूम होगा पहले तो यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। उन 6 ऑर्गन में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, तो ये आपको देखना है। आईसीजे एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। उन ऑर्गन्स के बारे में काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। बाकी सारे जो 6 के 6 ऑर्गन्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में इनके नाम लिखने हैं, चलो आप सभी लोगों को।
देन उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको बनाया गया था जून 1945 में, एक चार्टर के थ्रू इसको बनाया गया। और ये जो पूरा का पूरा वर्क है इसका, मतलब कोर्ट का जो वर्क है वो अप्रैल 1946 से शुरू हो चुका था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते रहना, इसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर है, नीदरलैंड में, ये आप लोग को याद रखना है। और आज के टाइम पर जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं ना, सभी लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स भी हैं। और जजेस कितने हैं यहाँ पर इस कोर्ट के अंदर, लगभग आपको 15 जजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। और फिर उसके बाद इस कोर्ट के अंदर बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली दो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा और दूसरा फ्रेंच। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन काम है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको टैकल करना, उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की सुनवाई करना। ये जो कोर्ट है इस कोर्ट के अंदर खुद यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजती हैं कोई भी अगर केस होता है तो, अदरवाइज़ यहाँ पर ये कोर्ट किसी के मामले में आता नहीं है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो कंट्रीज़ है वो अपने डिस्प्यूट खुद लेकर जाती हैं इस कोर्ट के अंदर। और ये जो कोर्ट है बेसिकली ये कौन कौन से मैटर को सुनता है, कौन कौन से मैटर की सुनवाई करता है, तो आप देख पाओगे कोई केस हो गया सॉवरेनिटी का, या कि दो कंट्रीज़ के बीच में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, या फिर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट हो गया, समुद्र के लेवल पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, या फिर कोई ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स का वोलेशन को लेकर। तो इस प्रकार के जो भी यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये सारे मुद्दे पहुँचाया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या यहाँ पर जो कोर्ट ने बोल दिया वो होना ही होना है, मतलब कोर्ट ने जो बोल दिया, कोर्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो माना जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पाओगे जो जजमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फाइनल होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और यहाँ पर कोई अपील वगैरह फिर नहीं होती है। ये आपको इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और ऊपर दे रखा है, इसको मैंने पहले डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम लोग काफ़ी बार डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी क्या है, अभी हमने देखा कि त्रिपुरा के अंदर एक बहुत बड़ा वायलेंस देखने को मिला है। अभी हमने इससे पहले लखीमपुर खेरी वायलेंस के बारे में पढ़ा, उसका त्रिपुरा वायलेंस के बारे में। देखो वायलेंस के बारे में डायरेक्टली आपसे कहीं नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अब जब ये त्रिपुरा वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला तो इस वायलेंस के दौरान बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उल्टा सीधा ट्वीट कर दिया, बहुत सारे लॉयर्स ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बता दी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार से इस वायलेंस के रिगार्डिंग अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले। अब जब लोगों ने यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखे इस वायलेंस को देखते हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के ऊपर यूएपीए के केसेस के ऊपर चार्ज लगाया गया, मतलब यूएपीए के अंडर में चार्ज किया गया उन लोगों को, जैसे कि बहुत सारे जो लॉयर्स थे उनको यूएपीए के अंडर चार्ज किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स आप कह सकते हो उनको यूएपीए के अंडर में चार्ज किया गया है। तो हम लोग सीखेंगे ये कि यूएपीए आखिरकार क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आखिरकार क्या है, मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है ना, हाँ आर्टिकल तो हमने सुना ही नहीं सही से। आर्टिकल में यह है कि बेसिकली जिनको चार्ज किया गया था यूएपीए के अंडर में, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर छूट दी है उन लोगों को, ठीक है। तो जो स्पेशल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसको लीड किया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन साहब ने, इन्होंने लगभग 2 लॉयर्स को प्रोटेक्ट किया है, एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया है, क्यों जिन लोगों को यूएपीए एक्ट के अंदर में चार्ज किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, आपसे कहीं पर भी ये नहीं पूछा जा रहा कि हाँ किसको अरेस्ट किया गया था, किसको रिलीज़ किया गया, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यूएपीए के बारे में ज़रूर जान लेना, इसका क्या महत्व रहता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसकी फुल फॉर्म है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो आप नाम से समझ में आप आ रहा होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इनको रोकने के लिए यहाँ पर ये हमारे पास एक एक्ट है, ठीक है। अब क्या है जो अनलॉफुल एक्टिविटी है वो क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि इंडिया की टेरिटरी और सोवरेनिटी के लिए काफ़ी खतरा पैदा होगी। मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो इंडिया की टेरिटरी के लिए काफ़ी खतरा है, ठीक है, इंडिया की सोवरेनिटी के लिए काफ़ी हद तक खतरा है, उसको हर्ट करता है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यूएपीए के चार्जेस लगाए जा सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ये काम किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यूएपीए के अंडर में अगर पनिशमेंट की बात करें तो डेथ पेनल्टी होती है, डेथ पेनल्टी के साथ साथ मतलब कि मौत की सज़ा भी हो सकती है प्लस उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है कि कंट्री के अगेंस्ट में जा रहे हो आप लोग। देन उसके बाद यूएपीए के अंडर में कोई भी इंडियन को चार्ज किया जा सकता है, और ख़ास बात यह है कि इंडियन के साथ साथ किसी भी फॉरेन नेशनल को भी चार्ज किया जा सकता है अगर वो भी इसी प्रकार के काम करेगा तो, ठीक है। और फिर इसी एक्ट के अंदर अगर हम बात करें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यहाँ पर वो एक चार्जशीट को फाइल करती है लगभग
किसी व्यक्ति के अरेस्ट होने के 180 दिन बाद, तो मतलब 180 दिन तो वो अरेस्ट रहते ही रहता है, आप देख पाओगे। मतलब इस प्रकार की सिचुएशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद इस यूएपीए के अंडर में अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे बदलाव करे गए। 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था। 2004 में इसको और पावर दे दी गई, इसको पावर दिया गया टेररिस्ट एक्ट का कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भी लड़ेगा। फिर अगस्त में फिर से यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, अगस्त 2019 में। देन उसके बाद यहाँ पर इसको पावर दी गई कि किसी भी व्यक्ति को ये एज अ टेररिस्ट घोषित कर सकता है। तो अपने आप में यूएपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन चुका है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ ये जो एक्ट है ये बहुत सारी पावर देता है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ताकि वो आगे चीज़ों को बढ़ा सकें। और बहुत सारे जो एनआईए के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ये एक्ट पावर देता है, ताकि इस पूरे के एक्ट को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ एक ज़बरदस्त आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल अगर हम सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका नाम है सब्ज़ बुर्ज। ठीक है, अब जो ये सब्ज़ बुर्ज है ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, क्या हुआ है कि ये बहुत पुराना बुर्ज है, अब इसको रिस्टोर किया गया है, तो उसी को लेकर चर्चा की गई। और ये जो बुर्ज है बेसिकली यहाँ पर ये मुग़ल एरा का आपको देखने को मिलेगा, और इसको काफ़ी हद तक रिस्टोर किया गया है, काफ़ी हद तक वापस से इसको रिवाइव किया गया है। आप देख पाओगे किस प्रकार से ये आज के टाइम पर भी चमकता धमकता ये नज़र आएगा। ठीक है, जो ये सब्ज़ बुर्ज है इसको लगातार हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से हम लोग बचा रहे हैं। हमने काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है, पुराने ज़माने वाला जो सामान है उनका इस्तेमाल किया है, क्राफ्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है इसको बचाने के लिए, इसको वैसा का वैसा ही रखने के लिए जैसा ये था। तो बहुत पुराना आपको ये देखने को मिलेगा। अगर इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस टॉम्ब को ना लगभग 1530 में बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस टॉम्ब को कब बनाया गया था, 1530 में बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसी वजह से आज के टाइम पर इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर है डोम का, डोम मतलब जो गुंबद वाला एरिया होता है ऊपर के साइड आपको दिख रहा होगा, ये डबल डोम स्ट्रक्चर, और डबल डोम के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, डबल डोम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ डबल डोम क्या होता है। देखो यहाँ पर आर्टिकल में मैंशनड है डबल डोम स्ट्रक्चर, आपको ये देखने को मिलेगा इस गुंबद का। ठीक है, इसको पेंट किया गया है प्योर गोल्ड से, लेपिस से, यहाँ पर ये पेंटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले हमें समझना है डबल डोम क्या होता है। तो ये आप देख पाओगे जैसे ताजमहल है, ताजमहल का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे सामने, ये भी डबल डोम का स्ट्रक्चर है। ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, वहीं का ये पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। देखो होता क्या है, डबल डोम में इस प्रकार से एक ऊंचा सा डोम होता है, लेकिन अगर आप देख पाओगे अगर आप एंट्री करोगे तो आपको कितना ऊंचा सा ये जगह लगेगा। इस वजह से इसकी हाइट को कम करने के लिए बीच में एक और छोटा सा डोम बना दिया जाता है। तो ये एक डोम नीचे हो गया और एक डोम, एक गुंबद ऊपर हो गया, इस वजह से इसको डबल डोम बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एक गुंबद ये है और एक गुंबद ऊपर वाला है, तो इस वजह से इसको डबल डोम बोला जाता है। और डबल डोम की वजह से क्या होता है, जो हाइट होती है वो कम हो जाती है। अब आपने मान लो ताजमहल में एंट्री करी, तो अगर ये वाला जो नीचे वाला डोम है ये ना होता तो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा होती है, आप लोग खुद देखो, है ना। तो अगर यहाँ पर इस जो गुंबद को बनाया गया है, दूसरे वाले डोम को बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है ताकि ये जो हाइट है बेसिकली इस वाले हाइट को इसको रिड्यूस कर सकें। या आप लोग को इसके बारे में समझना है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ये बेसिकली जो पूरा का पूरा डोम है, यहाँ पर काफ़ी कुछ पुराने ज़माने का हम लोग इस्तेमाल करें, ताकि जो है इस चीज़ को वापस हम लोग बचाए रखें, इसको रिस्टोर कर सकें। और रिस्टोर हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, आज के टाइम पर बिल्कुल सेफ़ है। और बोला जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे पेंटिंग्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जिसका लगभग 20वीं सेंचुरी के आसपास मिनिएचर पेंटिंग्स में इस्तेमाल होता था। मुगल एरा के टाइम पर, मुगल के टाइम पर कुछ पेंटिंग्स चलती थी मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर मतलब बहुत छोटे साइज़ में पेंटिंग्स बनाई जाती थी। मिनिएचर पेंटिंग भी हमारे यूपीएससी का टॉपिक है, हमारे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसको कभी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझ लो छोटी छोटी पेंटिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके मतलब उसी तरीके का जो पेंट है यहाँ पर आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा इस गुंबद के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी पुराना है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया कब बनाया गया था, मुगल एरा के टाइम पे बनाया गया था। आज के टाइम पर इसको रिस्टोर किया जा रहा है, डबल डोम स्ट्रक्चर है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब क्या है ना, इस आर्टिकल को आप लोग एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो। इस आर्टिकल कहीं पे यूज़ नहीं है, लेकिन एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई है स्कूल एनरोलमेंट को लेकर। देखो पेंडेमिक के टाइम पर कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन्स वगैरह लगे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी पड़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं आ पाया क्योंकि हमारी इकॉनमी जनरेट नहीं हो पाई।
तो क्या हुआ, उसकी वजह से स्कूल के अंदर ड्रॉप रेट काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया, लोगों को, बच्चों को स्कूल से निकाला गया। ठीक है, ये आप देख पाओगे। और आज के टाइम पर ना ये गैप काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी रिसेंट 2020 और 2021 का एक सर्वे कंडक्ट किया गया है और उस सर्वे में बताया गया कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर एडमिशन बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप कहोगे अभी तो आप मना कर रहे थे एडमिशन कम हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एडमिशन बढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल से एडमिशन कम हुए हैं, ये आप लोग को ध्यान से समझना है। ऐसा क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, लोगों के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट में काफ़ी फीस जाती है, गवर्नमेंट में फीस कम जाती है, तो इस बेसिस पर यह देखने को मिला, लोगों ने क्या करा, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डाला है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए, इसकी वजह से आज के टाइम पर डिजिटल डिवाइड भी काफ़ी बढ़ चुका है इसी कोरोना वायरस की वजह से। देन उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर देख पाओगे जो अलग अलग कलर है, ये क्या इंडिकेट करता है, चिल्ड्रन हु डिड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, मतलब कि कुछ रूरल एरियाज़ है, गांव वाले एरियाज़ हैं यहाँ पर इन सारे इस पार्ट्स के अंदर, वहाँ पर कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करी हैं, मतलब यानी कि ऑनलाइन काम किया है। तो आप देख पाओगे इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना कम परसेंटेज है, 13.9% है, महाराष्ट्र के अंदर 45.5% है, लेकिन केरला के अंदर 91% है। तो केरला के अंदर भले ही चाहे वो गांव का एरिया हो चाहे वो शहर का एरिया हो, वहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, बच्चे यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बच्चों का काफ़ी बड़ा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन बाकी सारे जो एरियाज़ हैं आप ये देख पा रहे होंगे, कहीं पर 13%, कहीं पर 13, कहीं पर 34, कहीं पर 27, कहीं पर 45, ये ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो आप लोग एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी काफ़ी बार बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, कुछ दिन पहले भी शायद हम लोगों ने इसके बारे में कवर किया था। यहाँ पर हमारे राजनाथ सिंह जी का, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनका एक स्टेटमेंट आया। अब आप कहोगे स्टेटमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और खासकर जो वेमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और कभी भी मैं वेमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक छोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। मेंस में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, चाहे आप लोग देख पा रहे होंगे हर साल के मेंस के क्वेश्चन, चाहे आप लोग प्रीवियस और मेंस के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बात की गई है, ऑल क्लोज डोर्स ऑफ मिलिट्री आर बीइंग ओपन फॉर वेमेन। अभी क्या है, वेमेन के लिए जो खासकर मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज है हमने काफ़ी बढ़ा दिया, वेमेन को हमने आर्मी के अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया है। ठीक है, हमने परमानेंट कमीशन अभी यहाँ पर वेमेन को प्रोवाइड करवाया है। तो जो पीसी है ना, पीसी एक एग्जाम्पल है वेमेन एम्पावरमेंट का। पीसी कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पीसी की बात हो रही है परमानेंट कमीशन की। ठीक है, जो परमानेंट कमीशन है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वेमेन एम्पावरमेंट का। अभी हम लोगों ने क्या करा है, वेमेन को परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया है, तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान देना है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे जो एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके थ्रू बताई जा रही है। वेडनेसडे में कल के दिन ये सब बताया गया जब ये उद्घाटन कर रहे थे राष्ट्रीय रक्षा संपारण पर्व का। ठीक है, संपर्पण पर्व का ये एक तरीके से उद्घाटन कर रहे थे, तभी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इनके थ्रू। झांसी के अंदर ये पूरा इवेंट चल रहा है, वहीं पर ये स्टेटमेंट दिया गया। फिर इन्होंने बोला लगभग 2 लाख के आसपास जो गर्ल्स हैं हमारे पूरे देश भर से, वो अब की बार एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हुई हैं। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, ये आप देख पाओगे यहाँ पर इनके थ्रू बताया गया। तो अपने आप में काफ़ी हद तक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने को मिलेगा कि हम लोग वेमेन को आर्मी सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में काफ़ी हद तक आगे निकाल रहे हैं। इससे पहले ये काम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि रिसेंटली अभी एक डिसीजन लिया गया है कि हमने जो क्या करा है, वेमेन को हमने परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है, परमानेंट कमीशन दिया है वेमेन को। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है और वेमेन एम्पावरमेंट का तरफ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार परमानेंट कमीशन क्या होता है। तो देखो, परमानेंट कमीशन को समझने से पहले आपको समझना होगा ये पूरा मुद्दा, आखिरकार ये मुद्दा चला कैसे है। बहुत लंबा मुद्दा है। परमानेंट कमीशन समझने से पहले आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन समझना होगा। देखो, एक टाइम पर जो वेमेन है उनको आर्मी के अंदर इंडक्ट ही नहीं किया जाता था, आर्मी के अंदर लिया ही नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर हमने सोचा कि वेमेन को भी आर्मी के अंदर एंट्री देनी चाहिए। देन हमने वेमेन को आर्मी के अंदर एंट्री देना चालू करा। लेकिन जब एंट्री देने स्टार्टिंग की थी तो हमने उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब थोड़े टाइम तक वो सर्व कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक सर्व कर पाएंगी, थोड़े टाइम तक सर्व कर पाएंगी। इस बेसिस पर यहाँ पर हमने वेमेन को इंडक्ट करना चालू किया था। अब थोड़े टाइम तक कितना टाइम हो सकता है, अप्रोक्स यहाँ पर 10 साल हो सकता है।
10 साल तक सर्व करेंगे, 10 साल के बाद उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट था। ठीक है, अब क्या हुआ, काफ़ी डिमांड रही तो 10 साल को बढ़ाकर 14 साल किया गया बस। एग्जैक्टली यहाँ पर मैक्सिमम 14 साल है, तो कोई भी वेमेन, पहले क्या होता था कि वो 14 साल से ज़्यादा आर्मी के अंदर सर्व नहीं कर पाती थी। अब आप कहोगे आर्मी के अंदर सर्व करती थी, बिल्कुल सर्व करती थी, लेकिन उनको मेन रोल नहीं दिए जाते थे। मेन रोल जैसे कि आप कह सकते हो उनको जो कॉम्बैट रोल्स होते हैं मेनली लड़ने के लिए, कोई भी ऐसा रोल वेमेन को नहीं मिला था, छोटे मोटे रोल्स ही मिलते थे। ये आप देख पाओगे, बताया गया। लेकिन आज के टाइम पर उसके अंदर भी चेंज किया गया, अब वेमेन को कॉम्बैट रोल भी दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद पहले वेमेन को पेंशन भी प्रॉपरली नहीं मिलती थी, क्योंकि वेमेन ऑफिसर्स यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर उनको पेंशन भी प्रोवाइड की जा रही है। तो क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेमेन को हमने परमानेंट कमीशन के लिए अलाउ कर दिया है। वेमेन अब जो है परमानेंट कमीशन के लिए आ सकती हैं। परमानेंट कमीशन का मतलब यह है कि आप सर्व करो अपने सर्विस के अंदर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब तक आपका रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक आप लोग सर्व कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी ऑफिसर, आप कह सकते हो हमारे नेशन के लिए सर्व कर सकता है अपने 60 साल की उम्र तक। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद उनको जो इनका पेंशन्स वगैरह है वो भी मिलेगा। तो अब विमेन को हमने काफ़ी हद तक आगे निकाला है। सुप्रीम कोर्ट का ये इसके पीछे पूरा हाथ है, क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये परमानेंट कमीशन ग्रांट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरकार इसके अगेंस्ट में थी। सरकार का कहना है कि विमेन ये काम नहीं कर पाएगी, विमेन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, परिवार से अलग रहना पड़ेगा, बच्चे की केयर, फैमिली की केयर, ये सब चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर शारीरिक लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से विमेन प्रॉपरली सर्व नहीं कर पाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा बोला, नहीं, विमेन को परमानेंट कमीशन मिलेगा तो मिलेगा। अब यहाँ पर विमेन को परमानेंट कमीशन दिया गया। और अब यहाँ पर क्या है, विमेन को परमानेंट कमीशन के साथ साथ उनको यहाँ पर एनडीए एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन भी मिली है। देन उसके बाद आपको मालूम होगा, हाल ही में एक हमने कॉलेज के बारे में डिस्कशन किया था। एक मिलिट्री कॉलेज है जहाँ पर लड़कियों को एडमिशन मिलने के लिए यहाँ पर अलाउंस मिल चुका है। ठीक है, वहाँ पर उनको भी अलाउ किया गया है, अब वो लोग भी एडमिशन ले सकती हैं। तो मतलब कि हम लोग मिलिट्री सेक्टर में काफ़ी कुछ कर रहे हैं वेमेन को लेकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो किस प्रकार से लिखना है ये आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। तो नेक्स्ट पेज पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी बकवास वाले आर्टिकल भी हैं, तो इनको आपको स्किप करना है। एक आर्टिकल वाले ये देखते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और रशिया को लेकर। तो इंडिया और रशिया दोनों मिलकर 2+2 मीटिंग रखने वाले हैं, और एक तरीके से इनके बीच में ये मीटिंग होने वाली है कब, 6 दिसंबर को। ठीक है, अब 6 दिसंबर को मीटिंग होगी। क्या क्या डिस्कशन होगा वही चर्चा की गई है। इसको पढ़ना बहुत कम ही तरीके से हम लोग को, बहुत एग्जैक्टली जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग को यहाँ पर कवर करनी है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये यहाँ पर 2+2 फॉर्मेट टॉक रखने वाले हैं रशिया के साथ। पहली चीज़ तो आपको ध्यान से ये सुनना है, आखिरकार ये 2+2 मीटिंग होती क्या है। देखो, 2+2 मीटिंग का मतलब यह है कि एक कंट्री से 2 मिनिस्टर और दूसरी कंट्री से 2 मिनिस्टर, इनके आपस के बीच में बातचीत होगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब यहाँ पर रशिया और इंडिया के बीच में जब ये 2+2 मीटिंग होगी तो इंडिया और रशिया के कौन कौन से मिनिस्टर जाएंगे। 2+2 मीटिंग में 2 मिनिस्टर जाते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। उसी प्रकार से रशिया की साइड से भी होंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में जो मीटिंग होती है इसको बोलते हैं हम लोग 2+2 मीटिंग। ओके, तो 6 दिसंबर को होगी, डिस्कशन होगा। क्या डिस्कशन होगा वो आने वाले टाइम पर हम लोग को पता चलेगा। फिर उसके बाद अभी चर्चा की गई है कि हमारे पास अभी जो हमने S-400 सिस्टम को परचेज़ किया है रशिया से, वो भी हमारे पास आ रहा है। उसको लेकर यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से रशिया का एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर। रशिया यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए इंगेज कर सकता है इंडो पैसिफिक के अंदर, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है मीटिंग के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ से ए से लेकर अकॉर्डिंग से लेकर यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट वाले पैरा तक इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में, खासकर डिफेंस रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है कि आज के टाइम पर भारत ने $5.43 बिलियन का डील करा है S-400 एयर मिसाइल सिस्टम का। हम लोग परचेज करे हैं और हम लोगों को आज के टाइम पर ये S-400 सिस्टम मिल भी रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अभी और भी बहुत सारे ऑर्डर्स रशिया को दे रखे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो मैं भी आपको एग्जैक्टली जहाँ पर आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं अलग से आपको बताता हूँ इंडिया रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। तो इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो, जहाँ पर भी आपने इंडिया रशिया के रिलेशंस बना रखे होंगे वहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
तो आर्टिकल यहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग को बता ही दिया है मैंने। तो अभी अगर हम बात करें इंडिया रशिया के डिफेंस कॉपरेशन की, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट पिलर क्या है। देखो एक इंपॉर्टेंट पिलर ही यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये डिफेंस रिलेशन है। डिफेंस कॉपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इंडिया रशिया आज के टाइम पर साथ में कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। उसके बाद इंडिया रशिया के दोनों के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। दोनों के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ये हर साल मिलते हैं, ठीक है। हर साल इनके बीच में होती है मीटिंग, ये आप लोग देख पाओगे। हर साल नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिवली कभी मीटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग ज़रूर होती है। काफ़ी सारा डिस्कशन चलता है न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर, टेक्निकल कोऑपरेशन के ऊपर, मिलिट्री के अंदर कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, इसको लेकर काफ़ी सारी चर्चा हर साल चलती है इंडिया और रशिया के बीच में। फिर साल 2008 के अंदर एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को बनाया गया था जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इनके थ्रू, ठीक है। और वो जो हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है ये इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया था। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है ना, एक बार में एक समय ऐसा था जहां पर काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे, ठीक है। लगभग 2011-13 के आसपास की बात है। यहाँ पर क्या हुआ, रशिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक बेकार हो चुके थे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो की बात करें तो दोनों के रिलेशन डिफेंस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पर बताया गया कि हम लोगों ने फिर 2018 में आप देख पाओगे हमने एक डील करी थी रशिया से। हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है। हालांकि हमें डर है कि यूएसए हमारे ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन तब भी हम लोगों ने रशिया से इस प्रकार की डील करी है और आप कह सकते हो इससे कॉपरेशन काफ़ी बड़ा है। उसके बाद इंडिया के साथ साथ आप देख पाओगे रशिया के साथ साथ इंडिया ने बहुत सारे कंट्री से जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनको परचेज किया। जैसे इजराइल से काफ़ी कुछ खरीदा है, यूएस से खरीदा है, फ्रांस से, रशिया से। लेकिन रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। रशिया आज के टाइम पर भी एक मेजर सप्लायर है। इसने हम लोग को सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को भेजा है। चाहे आप यहाँ पर पनडुब्बियों की बात करो, सबमरीन्स की बात करो, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करो, आर्मी की बात करो, हर जगह पर आपको रशियन इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे कंट्री में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर एक अप्रूव किया था कि हम लोग रशिया से MiG-29 खरीदेंगे, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। हमने ये डील करी थी रशिया से $2.4 बिलियन की। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने मिलकर डील करी है AK-203 राइफल की, ठीक है। फिर उसका KA-2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। ये सब हमने डील कर रखी है रशिया से। तो रशिया के साथ हमारे अभी बहुत सारी डील है जो कि आना बाकी है। फिर उसके बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था स्टिम्सन सेंटर के थ्रू, ठीक है। एक पेपर पब्लिश हुआ था। इसको लेकर यहाँ पर अपना चीज़ों को नोट डाउन करके रख सकते हो। इस वाले खासकर इस वाले लाइन को आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक जो पेपर पब्लिश हुआ था ना, उस पेपर के अंदर बताया गया कि जो 86% इक्विपमेंट, वेपन्स या फिर प्लेटफॉर्म्स हो गए आज के टाइम पर, वो इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें वो रशियन ऑरिजिन है। मतलब भारत के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स है, जैसे हमारी आर्मी आज के टाइम पर जिनको यूज़ कर रही है, मिलिट्री जिनका यूज़ कर रही है, वो ज़्यादातर रशियन ऑरिजिन है। रशिया के थ्रू हम लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है। देन उसके बाद यहाँ पर ये तो बात हुई इंपोर्ट की कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट के अलावा यहाँ पर इंडिया और रशिया दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर आपस में ज्वाइंटली रिसर्च कर रही हैं, डिज़ाइन कर रही हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात होगी, तो ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोड्यूस किया गया है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू मिलकर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ अभ्यास भी होते हैं। मैंने कंप्लीट रिलेशन आप लोगों को बता दिए हैं। अभ्यास की बात करें तो एक्सरसाइज इंदिरा यहाँ पर देखने को मिलती है। एक जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस आज के टाइम पर यहाँ पर रशिया के बहुत सारे इक्विपमेंट्स भारत के अंदर डिप्लॉय करे गए हैं। जैसे कि नेवी के मामले में बात करें तो नेवी के पास एक ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट है आज के टाइम पर, वो है INS विक्रमादित्य। और जो दूसरा एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत, उसके ऊपर हम लोग आज के टाइम पर सी ट्रायल को कंडक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली। लेकिन अभी जो एयरक्राफ्ट है INS विक्रमादित्य, ये हमने रशिया से लिया हुआ है। उसके बाद एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र 2, ये भी रशिया की आपको देखने को मिलेगी। आर्मी के अगर मामले में बात करें, हमारे आर्मी के पास T-90 और T-72 मेन बैटल टैंक्स देखने को मिलेंगे, ये भी रशिया से हम लोगों ने लिए हैं। एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, ये भी रशिया से लिए हैं। तो रशिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है भारत के लिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसको जहाँ भी नोट डाउन करना चाहते हो तो करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करी इनके बारे में।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल और है। सीबीआई ने अभी अरेस्ट किया है लगभग 7 लोगों को ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में। देखो, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है कोरोना के दौरान, और आज के टाइम पर सीबीआई इसी चीज़ को जांच कर रही है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। अगर हम लोग बात करें तो अभी यहाँ पर जो ये जांच चल रही है, ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, लगभग 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, मतलब इसमें स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ दोनों हैं, दोनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है। 23 लोगों को अभी रजिस्टर कर लिया गया है और अभी 83 पर्सन्स यहाँ पर एक तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुके हैं। अभी 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम किया है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कोई चाइल्ड सेक्सुअल को लेकर लिंक को शेयर किया है, वीडियोज़ के लिंक को शेयर किया है, पिक्चर्स यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट शेयर किया है, ठीक है, आपस में बातचीत करिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, ठीक है, सोशल मीडिया पर ये सारी बातचीत हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को यहाँ पर पकड़ने की पूरी तरह से बात की गई है सीबीआई के थ्रू। सीबीआई इसी के ऊपर आज के टाइम पर काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार भारत के अंदर क्या सिचुएशन है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में हमारा एक टॉपिक आता है इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन करके, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के रिगार्डिंग है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मल्टी लेयर प्रॉब्लम, यानी कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, ठीक है, ऑनलाइन हैरेस किया जाता है, ऑनलाइन बलिंग किया जाता है चाइल्ड को। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सेक्सुअल अब्यूज़ देखने को मिल रहा है, यह अपने आप में एक प्रॉब्लम है जिसका एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की हेल्थ के ऊपर, बच्चे की फिजिकल हेल्थ के ऊपर, बच्चे की सेफ्टी के ऊपर, बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर, सभी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत इससे ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम पर जैसे हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, डिजिटल के मामले में हम लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो आज के टाइम पर ऑनलाइन फॉर्म में हो चुका है। ऑनलाइन हरेस किया जाता है, ऑनलाइन यहाँ पर जो चाइल्ड है उसका सारा डेटा निकालने के बाद एक फेक सी आईडी बना ली जाएगी, ठीक है, फिर उसका यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें पोस्ट की जाएंगी। तो ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। या फिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आज के टाइम पर वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसका दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन। आज के टाइम पर बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पहले से ही बहुत कम है। हमारे पास इकलौता एक्ट है जिसका नाम है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। एक इकलौता एक्ट है पोक्सो, 2012 में इस एक्ट को लाया गया था, लेकिन आज के टाइम पर यह भी सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई केस यहाँ पर आता है तो इसके अंदर बोला गया है कि 1 साल के अंदर अंदर उस केस की सुनवाई हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी किसी केस को 16 महीने लग जाते हैं, कभी किसी केस को 18 महीने लग जाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग कठुआ रेप केस को ले सकते हो। तो कठुआ रेप केस के अंदर जस्टिस डिले यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जस्टिस डिले मतलब जस्टिस डिनाइड ही हो गया ना, वो आप लोग को मालूम है। तो आज के टाइम पर चीज़ें प्रॉपरली काम कर नहीं रही हैं। इंडिया की बात करें तो पैंडेमिक के टाइम पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने यहाँ पर बताया है कि भारत के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इनफैक्ट 106% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस कोरोना के टाइम पर, ये यहाँ पे बताया है। और जिसने रिपोर्ट पब्लिश करी है वो खुद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पर हमने देखा कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल भी इंक्रीज़ हुआ। प्लस उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या भारत इसको रोकने के लिए काम नहीं कर रहा? भारत रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है, लेकिन काम यह है कि वो इनिशिएटिव अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो इनिशिएटिव के ऊपर बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, इसको लेकर भारत क्या काम कर रहा है, तो कुछ इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भारत एक इनिशिएटिव चलाता है चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन यूनिट, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, देन उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर एक्ट हैं जिससे हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को आज के टाइम पर रोकने का काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पर कोई ऐसा आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं तो यार एक आध इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। देखो, करतारपुर कॉरिडोर को रीओपन कर दिया गया है। जो भी हमारे लोग हैं पिलग्रिम्स हैं, इनके लिए अब ये लोग यहाँ पर जा पाएंगे। डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है पंजाब के अंदर, पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर जाता है कहाँ तक? पाकिस्तान के जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहाँ तक, ठीक है। तो अब इन दोनों गुरुद्वारा को कनेक्ट कर दिया, मतलब इस कनेक्ट करा गया है इस करतारपुर कॉरिडोर से। इस करतारपुर कॉरिडोर को साल 2020 कोरोना के टाइम पर बंद कर दिया गया था। नाउ अब यहाँ पर इस कॉरिडोर को वापस से ओपन कर दिया गया है, लोग वापस से ट्रैवल यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट करता है 2
दो गुरुद्वारे को, एक गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान के अंदर है जिसका नाम है दरबार साहिब गुरुद्वारा, और जो दूसरा गुरुद्वारा है वो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जिसका नाम है डेरा बाबा नानक। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है और करतारपुर कॉरिडोर को बनाया गया था साल 2019 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय 550वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी थी गुरु नानक देव जी की, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको बनाया। और उसके बाद गुरु नानक देव जी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और सिखिज़म के फाउंडर हैं, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। और ये जो हमने देखा जो पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जो जीवन है उसके आखिरी 18 साल वहीं पर बिताए थे। ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, कहीं एग्जाम में इसमें पूछा नहीं जाएगा। अभी क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे में एक अप्रूव किया है, आप कह सकते हो कि अलाउ कर दिया है कि 7,287 लगभग 7,287 विलेजेस के अंदर क्या होगा, हम लोग मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, 4G नेटवर्क पहुंचाने वाले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, यहाँ पर भी बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर अभी तक मोबाइल सर्विसेज नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर 4G नेटवर्क पहुँचाया जाएगा। तो ये इसको लेकर एक चर्चा की गई है, कुछ खास यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 5 स्टेट्स के अंदर बात की जा रही है। पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर ये सारे आर्टिकल बेकार हैं, इनके ऊपर बिल्कुल फोकस मत करना, टाइम वेस्ट होगा ही होगा। उसके बाद इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त आर्टिकल है, इंडिया और मालदीव्स के बारे में चर्चा हो रही है। अगेन इंडिया के जो रिलेशन हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मालदीव्स को सबसे पहली बार क्या करना है, मैप में जाकर देखना है मालदीव्स के आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं, अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है। नाउ अभी क्या हुआ, मालदीव्स के अंदर एक कैंपेन चला, इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, कि इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर मालदीव्स करके, मतलब कि इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया गया इंडिया के अगेंस्ट में। अगर हम बात करें, हेटरेट फैलाई गई मालदीव्स के अंदर। तो क्या है, यहाँ पर जो मालदीव्स है उसने यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट किया सॉरी, मालदीव्स ने क्या किया है, इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि देखो यहाँ पर ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल हम लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मालदीव्स के जो भी गवर्नमेंट है, मतलब ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इन्होंने यहाँ पर बोला हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स ने यहाँ पर ये काम किया है, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया है, ठीक है, जो कि सरकार के अगेंस्ट में उन्हीं ग्रुप्स ने यहाँ पर एक काम किया है। अदरवाइज़ यहाँ पर सरकार जो है मालदीव्स की वो काफ़ी हद तक यहाँ पर थैंकफुल रहेगी, इनफैक्ट इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मालदीव्स के लिए भारत ने बहुत कुछ काम किया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने, यहाँ पर गवर्नमेंट बिलीव करती है कि मालदीव्स के लिए भारत ने बहुत काम किया है। खुद यहाँ पर मालदीव्स के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो ये बताते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट किया है, कोरोना के टाइम पर कितना सपोर्ट किया, हर चीज़ में यहाँ पर भारत सपोर्ट करता है। और यहाँ पर सेफ्टी स्टेबिलिटी को लेकर भी यहाँ पर भारत काम करता है, ठीक है। आप देख पाओगे इन्होंने बोला कि इंडिया का जो सपोर्ट है ना, खासकर रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ के अंदर कोई वहाँ पर इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए भारत पहुँच जाता है, ठीक है, या फिर कोस्टल सर्विलांस हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट देता है। हम लोग डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर पहुँचा रहे हैं किसको, मालदीवियन पीपल को। तो ऐसा हमारी सरकार खुद बोल रही है, ठीक है। प्लस मालदीव्स को काफ़ी हेल्प मिलती है ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए, पायरेसी को रोकने के लिए, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो इन सब चीज़ों में भारत कोऑपरेट करता है खुद। तो यहाँ पर मालदीव्स के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एक तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया का जो रोल है वो मालदीव्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो इंडिया आउट कैंपेन चला है मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स इसको रिजेक्ट करता है, ये इनका स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में आप देख पाओगे जो इंडिया है, इंडिया ने भी काफ़ी कुछ बोला है, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर एक हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया था मालदीव्स के अंदर, यह आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर ये चर्चा की गई है और यहाँ पर इंडिया भी एक तरीके से कोऑपरेशन के ऊपर ध्यान रखेगा और आने वाले टाइम पर भी जो कोऑपरेशन है वो दोनों कंट्रीज़ का बने रहना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों कंट्रीज़ के बने रहना चाहिए। ये भी हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो कि यहाँ पर दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं दोनों कंट्रीज़ के। उसके बाद आते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से किसी आर्टिकल को, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, इकलौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है विवेक देबरॉय। अब ये कौन है, ये हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो GDP है हमारे कंट्री की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आने वाले टाइम पर ग्रो हो सकता है 10% से। कब, फिजिकल ईयर 2022 के अंदर, साल 2022 में लगभग हम देख सकते हैं हमारा GDP, हमारी इकोनॉमी ग्रो होती हुई नजर आएगी। ये इनका स्टेटमेंट आया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। बाय द वे GDP क्या होती है आप लोग आज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को समझा रखा है GDP को लेकर और मैंने कहा था इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्या फॉर्मूला है वो,
तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर कि आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल क्या है। देखो यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमी पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है या कुछ आरबीआई का स्कीम आ गया या स्टेटमेंट आ गया, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लाई है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ खास नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इसको हटा सकते हो, ठीक है। जो भी यहाँ पर आर्टिकल है उसको पढ़कर हटा सकते हो। अब चलते हैं एडिटोरियल पर। तो आज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक ये है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चर्चा की गई, इसको बाद में डिस्कस करेंगे टाइम मिला तो, ठीक है, क्योंकि इतनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि कितनी बार तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाद में। पहले एक एडिटोरियल, दूसरा एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। दो एडिटोरियल सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ही सिर्फ आज के एडिटोरियल्स के ऊपर ध्यान देना है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोला गया एक रिपोर्ट के बारे में। देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब जो ये इंडेक्स पब्लिश हुआ था, इस इंडेक्स के अंदर काफ़ी कमियां हैं, ऐसा यहाँ पर ये ऑथर बताती हैं। अब क्या है, पहले मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, इस इंडेक्स में क्या क्या बताया गया, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज टॉपिक है आपका, वहाँ पर एनवायरमेंट का टॉपिक है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट थिंक टैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मन वॉच ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। और जो ये रिपोर्ट है ना, ये 16वीं इंडेक्स है, जो कि 16वां रिपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, जो कि साल 2021 के अंदर आई है। और ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है। जर्मन वॉच यहाँ पर जर्मनी के अंदर ये बेस्ड आपको एक छोटा सा एक तरीके से आपको थिंक टैंक देखने को मिलेगा, जिसने यहाँ पर ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की रिपोर्ट को पब्लिश करती है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इस इंडेक्स ने बताया है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि आज के टाइम पर देखो, इस इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारे इतिहास की चीज़ें कवर करी गई, मतलब पास्ट वाली प्रीवियस ईयर चीज़ों को कवर किया गया है कि इस साल ये हुआ, इस साल यहाँ पर इस कंट्री के अंदर इतना बुरा हालत हो गया था, टेम्परेचर इसकी वजह से ये हुआ, फ्लड्स की वजह से ये हुआ। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न बना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट यही सारी चीज़ें बताती है कि आने वाले टाइम पर भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत हो जाएगी अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज से टैकल नहीं करते हैं तो, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट डेटा है इस इंडेक्स का, वो अवेलेबल है साल 2019 का। साल 2000 से लेकर साल 2019 तक के डेटा को यहाँ पर एनालाइज किया गया है। साल 2021 का जो ये इंडेक्स है ना, यहाँ पर इसमें यूएसए को इंक्लूड नहीं किया गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब मैंने जैसा बताया कि इस पूरे इंडेक्स के अंदर जो डेटा है वो साल 2000 से लेकर साल 2019 तक के डेटा को एनालाइज किया गया कि कौन कौन से कंट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज का क्या क्या यहाँ पर असर हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ बताया गया जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। मतलब कि मान लो कोई क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हुई, ठीक है, मान लो यहाँ पर बाढ़ आ गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो लो इनकम कंट्री सफ़र करती है, ठीक है। जिनके पास यहाँ पर सही से साधन नहीं, सही से रिसोर्सेज नहीं है, वही कंट्रीज़ बुरी तरह से सफ़र करती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो हाई इनकम कंट्रीज़ है, देखो सफ़र वो भी करती हैं लेकिन काफ़ी हद तक वो चीज़ों को टैकल कर पाती हैं। लेकिन जो 2021 की फाइंडिंग्स के अगर हम इसके बारे में बात करें, 2021 के बारे में अगर चर्चा की जाए तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एज वेल एज जो बहामास है, ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, ऐसा बताया गया। मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट में ना पता है बहुत सारी उल्टी सी चीज़ें बताई गई हैं, कहीं पर गड़बड़ी बहुत सारी दी हुई है, ठीक है। बहुत सारी मतलब कहीं पर 2019 का डेटा, कहीं पर 2000 का डेटा, बहुत सारी गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग डेटा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ऑथर इसको बता रही है कि भाई यहाँ पर काफ़ी हद तक फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे कि आप लोग ये देख पाओगे, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें साल 2019 के अंदर मोजाम्बिक एक ऐसी कंट्री था जहां पर क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज़्यादा था, जहां पर सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और साल 2018 की बात करें तो साल 2018 में मोजाम्बिक की रैंक 54 थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साल 2018 में 54 थी, लेकिन साल 2019 में फर्स्ट रैंक थी, ये आप देख पाओगे। फिर उसी तक साल 2019 में जिम्बाब्वे सेकंड नंबर पे था, थर्ड पर बहामास था। इन सब के अंदर काफ़ी बुरी हालत थी, आप देख पाओगे। इंडिया भी यहाँ पर है, इंडिया की रैंक 7 थी, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया की रैंक 7, तो इंडिया की भी काफ़ी बुरी हालत थी। अगर मामले बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी हद तक बुरे असर यहाँ पर इन कंट्रीज़ में देखने को मिले हैं। दैन उसके बाद अगर हम साल 2000 से लेकर साल 2019 तक का डेटा देखें तो यहाँ पर टॉप पर आता है प्योर्टो रिको, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता
आता है म्यांमार। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर काफ़ी बुरा हाल हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये आप लोग को इसके बारे में एक आइडिया रखना है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिला है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये बताया गया। इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन थोड़ी सी। साल 2020 के अंदर इंडिया की पोजीशन 5वीं रैंक पर थी और साल 2021 के अंदर भारत 7वें नंबर पर है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब 7वें रैंक पर भी होना यहाँ पर मतलब टॉप पर ही हो आप लोग, टॉप 10 के अंदर आ रहे हो, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलेगा, आपके कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा अच्छी रैंक यहाँ पर इंप्रूव हुई नहीं है। भारत के अंदर बात करें तो पहले भी काफ़ी सारे बड़े बड़े साइक्लोन्स आए जिसकी वजह से काफ़ी बर्बादी हुई है और आने वाले टाइम पर भी पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्लस बाढ़ वगैरह काफ़ी आई है, भारी भरकम बारिश हुई है जिसकी वजह से बाढ़ आई है। प्लस यहाँ पर साल 2021 के अंदर लगभग 1800 लोगों की डेथ हुई है बाढ़ की वजह से और 1.8 मिलियन लोगों को उनकी जगह से हटाया गया है। तो अपने आप में बहुत सारे क्राइसिस इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद साल 2019 में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, साइक्लोन फानी, जिसने अभी तक का सबसे ज़्यादा डैमेज करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत सारे हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से भी काफ़ी हद तक कंसर्न पैदा हो रहे हैं कंट्री के अंदर। हीट वेव्स इंक्रीज हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर डेफिनेटली जब बढ़ रहा है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे ही पिघलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से और ही प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इंडिया में क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि आज के टाइम पर हमें ज़रूरत है हम लोग कुछ स्टेप्स उठाएं इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। स्टेप जैसे कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया जा सकता है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है, खासकर ऐसी कंट्रीज जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का खतरा ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हो उन कंट्रीज़ को। ऐसे यहाँ पर आप लोग कुछ प्रकार के ऐसे स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नेसेसरी स्टेप है कि आपको जनरेट करना है कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं और जिनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो कि किस प्रकार से आपको क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना है। फिर उसका जो इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज है मिटिगेशन है उसको आप लेकर चल सकते हो। क्लाइमेट चेंज को कम से कम करने के लिए आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हो, अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ ऐसे स्टेप यहाँ पर उठाने ज़रूरी हैं, लेकिन ये मैं आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के बारे में। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब इस रिपोर्ट के बारे में ऑथर क्या बोलती हैं मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उल्टी सीधी लिखी पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें नहीं है, काफ़ी हद तक फॉल्ट लाइन इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच पब्लिश करता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। तो जनवरी 2021 के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। 180 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक किया गया है और इस पब्लिशिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जितना भी इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर जितना भी कंट्री है उन सब का हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पुराने डेटा का इस्तेमाल किया जाए और आप पुराने डेटा को यूज़ करते हुए आप आगे की फोरकास्टिंग अच्छे से नहीं कर सकते। एक अच्छी फोरकास्टिंग, एक्यूरेट सटीक फोरकास्टिंग पुराने डेटा को देखते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। कोई कंट्री जो सबसे नीचे थी वो कंट्री टॉप पर आ जाती है। तो आपने पुराने डेटा को अच्छे से फोरकास्टिंग करी है, तो पुराने डेटा को फोरकास्टिंग करते हुए आगे आप अच्छे से स्टेप नहीं उठा सकते, ये इन्होंने ऑथर ने बोला है। फिर उसका इन्होंने बताया कि जो ये रैंकिंग कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम रैंक की अगर हम बात करें तो कुछ की इंडिकेटर्स पर है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो आपको डेथ और लॉस दोनों को अलग कर देना चाहिए था, दोनों अलग अलग इंडिकेटर ये देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर और चीज़ें बताई गई, और चीज़ें ये बताई गई जो ये इंडेक्स है बेसिकली। यहाँ पर आप बात करते हो क्लाइमेट चेंज की, लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने सही से सारी चीज़ों को हिट नहीं करा है, ठीक है। आप साइक्लोन, फ्लड, इन सब चीज़ों को हिट कर रहे हो, हालांकि आपको और भी चीज़ों को हिट करना चाहिए था, वो चीज़ें सही से हिट नहीं हुई हैं इस इंडेक्स के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो रैंकिंग आई है इस इंडेक्स के अंदर में, ये एक डेटा के ऊपर आई है जिस डेटा को कलेक्ट किया था किसने, मनिक रे नेट कैट सर्विस ने, ठीक है, आपका नाम ध्यान रख सकते हो। तो इसने यहाँ पर इस डेटा को पब्लिश किया था, और ये जो बॉडी है ये अपने आप में यहाँ पर सही डेटा पब्लिश नहीं कर पाती है। तो अपने आप में यहाँ पर जो इसके थ्रू डेटा पब्लिश किया था वो सही नहीं था, तो आपके पास कैसा डेटा आएगा? आपने जहाँ से डेटा निकाला है अपने इंडेक्स को तैयार करने के लिए, जब वहीं पर डेटा सही से अवेलेबल नहीं है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हो कि हमने सही इंडेक्स पब्लिश किया है? तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑथर बोलती हैं कि भाई ध्यान देना है, हम लोग को एक इफेक्टिव अप्रोच लेकर
लेकर चलना है। और पहली बात, इन जो एक तरीके से बहुत सारी हर एक फ्रेमवर्क के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आप अपने अप्रोच लेकर चलो ताकि आप लोग कोलेब्रेशन करो क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन यूज़र से, प्रोवाइडर से, ठीक है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस चीज़ को लेकर स्टेप उठाया गया है। तो मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, प्लस यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला है ये भी आप लोगों को बता दिया गया। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है ट्रांसफ़र एज अ पनिशमेंट। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, एक छोटा सा आइडिया दूंगा, आप बाकी आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। आज एडिटोरियल कुछ खास नहीं थे, तो यही थे। अभी क्या हुआ है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जब किसी जज को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी जज को हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल होता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर 5 लोग होते हैं, 5 लोग में से एक होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एन वी रमन साहब हैं आज के टाइम पर, प्लस उसके बाद 4 और अलग सीनियर जजेस होते हैं। तो इनको मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम मिलता है। ये 5 लोग आपस में मिलकर बातचीत करने के बाद क्या करते हैं, किसी भी जजेस को अपॉइंट करते हैं या फिर किसी जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी यहाँ पर मद्रास के हाई कोर्ट संजीव बनर्जी का ट्रांसफ़र किया गया है, कहाँ पर? मेघालय हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है ये ट्रांसफ़र जो किया गया है इसके पीछे का रीज़न नहीं पता क्यों किया गया है। एक रीज़न भी तो होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है या फिर क्या नहीं है, एक अच्छा सा रीज़न भी तो होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आपको बहुत सारे 75 जजेस के आसपास देखने को मिलेंगे, लेकिन मेघालय हाई कोर्ट के अंदर आप देख पाओगे बहुत कम, लगभग 4 के आसपास जजेस हैं। जो स्ट्रेंथ है वहाँ की वो 4 की है। तो आप समझ सकते हो कि मेघालय हाई कोर्ट के अंदर जब ये जाएंगे संजीव बनर्जी तो इनका सारा रोल जितना है, सारी पावर्स एक तरीके से कोई इतनी यूज़ की रह नहीं जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पर ये ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर अब इनका ज़्यादा काम, मेघालय हाई कोर्ट के अंदर इनका ज़्यादा काम रह नहीं जाएगा, ये बताया गया। तो अगर मैं टू द पॉइंट अगर बात करूँ तो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि आज के टाइम पर हम लोगों का जो ये कॉलेजियम सिस्टम है सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इसने सही से यहाँ पर स्टेप नहीं उठाया है। फिर एट द लास्ट आप देख पाओगे बोला गया कि आज के टाइम पर जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको लेकर हम लोग को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है, देखो पहले से ही काफ़ी वीकन माना जाता है, आने वाले टाइम पर और वीकन माना जाएगा। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए, किसी भी जज को ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो 5 लोग होते हैं सिस्टम के अंदर वो वर्क करते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। और ये कुछ खास चीज़ें थी और मतलब एडिटोरियल में कुछ ऐसा खास नहीं था, जो खास था मैंने आप लोगों को बता दिया है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।